Hello all. Thanks for joining. We will be starting the session in a couple of minutes. Okay, so let's kick off the session. Hello, I am Harsh Oswal, member of Android and Flutter domain in AISSMS COE. Today, we have gathered here for session 2 of Study Jams. I hope almost all of you have registered in the program and started completing the tracks. I know you might have encountered some or the other difficulty, and don't worry, we are here to solve them. By the end of this session, I am pretty confident that many of you will get the answers to your problems. In the last session, we discussed why Kotlin and what are its benefits. So, not taking much of your time, I would like to call Tejas Patil, lead of Android and Flutter domain, and our keynote speaker for today. Tejas will walk you through the basics of Kotlin and the tracks of Kotlin Playground. Over to you, Tejas. Thank you very much, Harsh. Good evening, friends. I hope you all remember me. Yeah, I know we have taken a lot of gap between intro session and this one, but no issues. I can see many of students completed the first track, and it's a great progress, guys. Keep it up. Now, let's see today's agenda. First, we are going to see Kotlin Basic, which is the main motto of this session, which will be helpful for you people to complete these tracks. And we are not going into deep, so cause many of the part you will going to learn in a track itself. So this is just for motivation purpose to complete tracks. Okay, so I'm just motivating you to complete the tracks, and after that we have surprise for the needy ones, and in last vote of thanks. Yeah, pretty simple ना. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एंड ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. इज इट विजिबल? ओके ग्रेट. ठीक है, और अभी हम, ठीक है, हाँ. वेरिएबल कोटलिन में डिफाइन करते समय हमने एक वैल कीवर्ड यूज किया, फिर उसके बाद जो नाम देना है वो. अभी उसका डेटा टाइप हम देने से पहले डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसको. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी 10, तो कोटलिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपने जो वैल्यू डाली है वो इंटीजर टाइप की है. अगर आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करने है तो आप वो भी डाल सकते हो. ठीक है, मतलब सपोज कोटलिन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सी की तरह और डेटा टाइप डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि चेक करो कि आप जो डाल रहे हो कि वो स्ट्रिंग ही हो, ये हो. ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग का टाइप आपको डबल कॉलन में देना है. अगर आप कैरेक्टर डाल रहे हो तो वो सिंगल कोट में रहेगा. तो ये एक पार्ट हो गया. तो हम सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं. ए, ठीक है, 10 और फिर बी कोटली. ठीक है, हमने किधर भी यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं किया और फिर भी ये हो रहा है. अगर आप जावा बैकग्राउंड से आए तो आपको पता होगा कि प्रिंट एलन स्टेटमेंट में अगर आपको अपनी वैल्यू डालनी है और फिर आपका वेरिएबल उसके अंदर डिफाइन करना है. ठीक है,
और तो आप कैसे करते हो, प्लस ऑपरेटर से करते हो कि सपोज वैल्यू ऑफ बी, मतलब एक्स्ट्रा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे और डबल कोट के अंदर वैल्यू डालते हो और फिर यहाँ पे अटैच करते हो प्लस बी करके, ठीक है। तो ये फंक्शन भी यहाँ पे यूज होता, और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो डॉलर साइन और फिर बी, तो ये भी मेथड वर्क करती है, ठीक है, सेम आउटपुट। अभी अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, हमें पर्टिकुलरली बताना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू ए कर दी, फिर कोलन देंगे और फिर कोलन के बाद हमारा डेटा टाइप होगा कि इंटीजर, ठीक है। हम्म, अभी एक बार ए वैल्यू इंटीजर डिफाइन होगी तो फिर हम ए को एक्चुअल वैल्यू असाइन कर सकते हैं एज अ 10, ठीक है। ए ए बी बी, तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ बी इज कोटली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिए। आपने यहाँ पे देखा कि एक्चुअली वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ आएगा। अब बेसिक डिफरेंस है कि ये वैल्यू और वैर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 20, ठीक है, और रन कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20। अभी एक बार अपनी मेथड कॉल करने के बाद हम अगर वैल्यू को सेम वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू वैल में अब हमें अलाउड नहीं करता, लेकिन वेरिएबल में करता है वैर में, ठीक है। मतलब वैल इज अ म्यूट, हाँ इम्यूटेबल, मतलब हम उसकी वैल्यू अगेन एंड अगेन चेंज नहीं कर सकते, एक बार रख ली तो वो फिक्स है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए और फिर मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ 20, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी और उसकी वैल्यू कर दी मैंने 30, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये बहुत यूजफुल है कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है, और रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, ठीक है। तो हमने जो वैल वेरिएबल किया है वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कुछ कुछ वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रखना चाहते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू जो कांस्टेंट रेट 3.14, दैट केस, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करके वेयर कर दे और फिर रन कर दे, ठीक है, तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि हमने ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी, फिर 20 कर दी, फिर वो प्रिंट कर दिया 10 20, फिर उसके बाद हमने वही वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर दी 20 और 30 और फिर प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है, नई वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है सारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप का। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है ये पार्ट समझने आया फिर से एक्सप्लेन करो, तो फिर आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो शुड आई मूव अहेड और वेट फॉर योर रिप्लाई? हेलो गाइस, दिस कुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन। अब विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हमें ये कंप्लीट करना है बेसिक्स। अगर आपको हाँ, मूव अहेड, थैंक यू। तो जल्दी किया करो ना, मतलब हमें भी कंप्लीट करना है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो और आपको जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट भी मिले। आपको बिलीव नहीं होगा, एक एक मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि उसके ऑलमोस्ट 2 ट्रैक कंप्लीट हो चुके हैं इतने टाइम में, और उसको अभी सर्टिफिकेट के लिए वो डिमांड कर रहा है। तो आपको भी वैसा करना है जल्दी से जल्दी, और फिर लास्ट में आपका जो खुद का बने हुआ ऐप होगा वो एक्चुअली में गूगल को सबमिट करने वाले हैं हम, ताकि वो उनके शोकेस में डिस्प्ले होने वाला, ठीक है। और सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आ रहा तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो मूविंग अहेड, नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता है या नहीं, पता ही होगा ऑलमोस्ट।
फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी ऑपरेटर कह रहे थे, एक सिंबल कह सकते हो आप जिसको, कि कोई एक्शन या फिर प्रोसेस प्रेजेंट करता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल में कह सकते हैं आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। मतलब एडिशन के लिए ऑपरेटर रहता प्लस, और सब्सट्रैक्शन के लिए रहता माइनस, ठीक है। तो वैसे ही आप देख सकते हो ऑपरेटर्स कौन कौन से कोटलिन में, ये वाले ऑपरेटर्स के टाइप है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, यूनिरी ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल, इन ऑपरेटर। तो हम मतलब सब एक्सप्लेन करते नहीं बैठेंगे, अगर इसमें से एक दो भी कर दिया तो आपको एक आइडिया आ जाएगी एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने क्या किया है लास्ट टाइम से, कि डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करके वैल्यू इनिशियलाइज करिए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो दोनों टाइप से हो जाता। तो हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का देखते हैं, प्लस, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू स्टोर है ए में 10, तो ए प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते प्लस, और फिर बी। अब जो रिजल्ट है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 30। सिमिलरली माइनस के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई। अभी डिवीजन और फिर ये पार्ट आता है मॉड्यूलस। अगर आप डिवीजन यूज करते हो, तो हाँ, ये आ गया आपका रिमाइंडर, आई थिंक। हाँ, तो और फिर अगर आपको वो चेक करना है कि ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, कोशंट, रिमाइंडर, ठीक है, वो वाला पार्ट चाहिए तो आपको मॉड्यूलस साइन यूज करना पड़ता है। मॉड्यूलस साइन इज जस्ट लाइक और परसेंट साइन। फिर हम इसको रन करेंगे, ये आ गया आपका रिमाइंडर, और वो पहले वाला था वो था क्वोशंट, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने यहाँ पे देख लिया है, प्लस इज इक्वल टू सिंबल, ठीक है। मतलब ए वेरिएबल को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं 10, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ये वाले पे पार्ट है प्लस इज इक्वल टू या फिर माइनस इज इक्वल टू, तो वो क्या रहते हैं कि आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हो। और इन केस सपोज, ठीक है, हमने ए में वैल्यू स्टोर कर दी 10, तो ए प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे ए। इसका क्या मतलब है कि हम ए वैल्यू में प्लस करने वाले हैं 10। हम ये 10 ही वैल्यू ए में प्लस करने वाले, और डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 20, हमारी पहले ए की वैल्यू थी 10, और ये जो ऑपरेटर है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हो गया। अभी यूनरी प्रीफिक्स एंड इंक्रीमेंट वाला पार्ट आपने बहुत टाइम पे देखा होगा कि लूप्स में यूज करते, जैसे कि आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। तो प्लस प्लस का मतलब है कि वैल्यू हमेशा +1 से इंक्रीमेंट करो, माइनस माइनस मतलब -1 से डिक्रीज करो, ठीक है। और ये प्लस और माइनस यूनरी मतलब अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 10 की, ठीक है, सपोज, और फिर हम इसको असाइन कर रहे हैं -a, ठीक है, तो उसकी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो यूनिटी ऑपरेटर का ये काम रहता, ठीक है। तो अभी बचा कंपैरिजन एंड इक्वलिटी ऑपरेटर। तो ये वो पार्ट है जो एक्चुअली आपको दे रहे हैं एक बूलियन वैल्यू। अभी आप बूलियन वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक किया या नहीं हमने डेटा टाइप में, ठीक है। बुलियन वैल्यू आपको रिजल्ट देते एक तो ट्रू या फिर फॉल्स में। अगर आप सी में देखोगे तो आपको 0 और 1 आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप कोटलिन में अगर बुलियन वैल्यू रन करोगे तो उसका आउटपुट एक तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो हम ये जो इक्वलिटी और कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका आउटपुट हमेशा बुलियन वैल्यू रहता, ठीक है। तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बुलियन एक वेरिएबल डिसाइड कर दिया हमने रिजल्ट कंडीशन नाम का, ठीक है। रिजल्ट कंडीशन इज इक्वल टू, हम चेक करें कि ए ही वैल्यू इज ग्रेटर देन बी। तो ये सिंबल है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये है लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करें कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है या नहीं। तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू छोटी होगी, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है नहीं,
ठीक है, ये आ गया फॉल्स। तो ये होगा एक आपका बूलियन वैल्यू का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और सिमिलर ये कंडीशन हम मैक्सिमम टाइम कहाँ पे यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम है, तो ज़्यादा कंफ्यूज हो मत कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आता लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले आता और फिर आता एंड। अभी और एंड का मतलब क्या है कि हम्म हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इज लेस देन डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली में ए की वैल्यू बी से बड़ी है नहीं, नहीं तो और सी की वैल्यू ए डी से छोटी है नहीं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन, अगर ये वाली नहीं तो ये वाली अगर ट्रू है तो फिर हमको आंसर मिलेगा ट्रू, ठीक है। अब हम रन करते हैं, ठीक है, ट्रू आ गया। अगर हम इसको एंड कर देंगे तो कंपलसरी दोनों की वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहनी चाहिए, नहीं तो आंसर ट्रू नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, एक्चुअली में है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही। और फिर उसके बाद हम चेक करें कि सी की वैल्यू डी से छोटी होनी चाहिए, ये तो बराबर है, लेकिन ये वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट देगा फॉल्स। तो ये एक पार्ट है कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी बच्चा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, तो हम उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। और तो अगर मैं सपोज भूल गया बताना तो फिर मुझे रिमाइंड कर दो। तो ये वाले पार्ट हो गए सारे ऑपरेटर्स के। आई होप इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो फिर मैसेज कर दो, ठीक है। और नाउ लेट्स मूव अहेड, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कंट्रोल फ्लो भी कहते हैं, जो उसमें टाइप कौन कौन से रहते हैं, इफ, वेन, फॉर, वाइल, ये लूप्स है। और इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्लाइडर जिसको बोलते हैं, वो सारे कंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट सी में कैसे करते हैं, सेम टाइप में कोटलिन में भी वैसे ही करते हैं, इफ कंडीशन और उसके अंदर हम ये अभी जो देखे ऑपरेटर्स कौन से वाले, ये वाले कंपैरिजन और इक्वलिटी ऑपरेटर, हम यहाँ से वो कंडीशन यूज कर चेक करते कि वो मैच कर रहा है, तो फिर आउटपुट ट्रू है तो ये वैल्यू प्रिंट करो, नहीं तो ये वैल्यू प्रिंट करो, प्रीटी सिंपल। तो आई थिंक इसका एग्जीक्यूट करने का ये नहीं है। अभी इसमें अलग क्या है एक्चुअली कोटलिन में आपको सीखने लायक, ठीक है। अभी आप सी नहीं तो जावा या फिर सी प्लस प्लस में स्विच केस देखा होगा, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल स्विच केस का, कि एक्चुअली आप स्विच केस कैसे यूज करते हो। एक चॉइस रहती, और अगर उस चॉइस के हिसाब से आपके केसेस रहते हैं, अगर चॉइस आपकी केस वन में आप क्या देख रहे हो कि चॉइस आपकी वन है या नहीं, ठीक है। अगर वन है तो फिर उसके बाद आप ये वाला कोड एग्जाम रन करते हो, अगर वो नहीं है तो फिर 2 नंबर वाला एग्जीक्यूट करते हो, नहीं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हो कि अब सपोज आपका चॉइस ही गलत डाला है तो आप फिर एक एरर देते हो। तो सेम मेथड हम इफ एल्स कंडीशन से भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्विच केस हम यूज करते हैं। आप बहुत सारे इसमें देखा होगा, मतलब यहाँ पे एडिशन का एक एग्जांपल हो गया। बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स के टाइम पे चेक करते प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे रहता चॉइस रहते 4। तो सबसे पहले सपोज डेटा स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले लिस्ट में क्यू, मतलब क्यू में वैल्यू इंसर्ट करो, सेकंड में देते कि उसे पॉप करो, थर्ड में करते कि साइज चेक करो, और लास्ट में एग्जिट। तो ये सिमिलर टाइप में स्विच केस, लेकिन कोटलिन में स्विच केस नहीं है, ठीक है। तो कोटलिन में स्विच केस यूज करने के लिए उन्होंने दिए हमें वेन स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले वेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एक्चुअल में कोटलिन में कैसे वर्क करता। तो वेन यहाँ पे हमने चॉइस डिक्लेयर कर दिया है पहले से ही 1 वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो चॉइस वाला है तो वो 1 है। तो हम वेन में सबसे पहले पास करेंगे चॉइस, और फिर कर्ली ब्रैसेस के अंदर हमारे रहेंगे केसेस, ठीक है। तो अभी ये जो केसेस है वो एग्जैक्टली वही रिजल्ट होगा जो अपना चॉइस मिलने वाला है। तो हमारी चॉइस की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो सबसे पहले केस होगी 1। तो वो कैसे असाइन करते, हाइफन और फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है।
क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये वाला। फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस और केस 1 की हमारी कंडीशन स्टेटमेंट सारी यहाँ पर होगी। तो अभी फिलहाल हम इतना बड़ा कोड नहीं लिख रहे, एक ही लाइन का कोड लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट एल एन ए प्लस बी, ठीक है। और फिर सपोज हमने चॉइस एंटर किया 2, तो फिर हम प्रिंट करके लेंगे ए माइनस बी एल्स। अभी हम हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट डालना पड़ता है। सेम उसी टाइप से इसको भी असाइन करने का मतलब यूज करने का, हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल। फिर उसके अंदर जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो प्रिंट करने का, आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे बोल देंगे कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। सो अभी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। रन करके देखते हैं, 30, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू 30 आ चुका है। अगर हम यहाँ से चॉइस चेंज करेंगे और 2 कर देंगे और फिर रन करके देखते हैं, ये आ गए हमारे वैल्यू -10, ठीक है। और सेकंड केस वो पहले चेक किया चॉइस कौन सा है, उसके बाद सेकंड केस में वो मैच कर रहा तो वो वहां पे जाके माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा। इफ आपने कोई अलग ही वैल्यू डाल दी, जो चॉइस यहाँ पे जो मेंशन किए हुए कंडीशन है वहां पे है ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो कि है इनवैलिड चॉइस, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। इसमें सिर्फ वेन वाला पार्ट है ना स्विच केस का, वही अलग है कोटलिन में, और कुछ नहीं। अभी पार्ट बचा वो है वाइल लूप का, लूप्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट में, अरे ओके ठीक है, हाँ, हम देखेंगे वाइल लूप। इसको कर देते हैं। लूप्स, लूप आप लूप्स क्यों यूज करते हो कि एक एक वैल्यू आपको कंडीशन मिलने तक रिपीटेडली एक फंक्शन आपको चेक करना है बार बार, इसलिए आप लूप्स यूज करते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में आप एक वेरिएबल ले लो आई का, ठीक है, वेरिएबल आई इंटीजर, फिर चेक करो आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एक कंडीशन दे दो और कि आपको सपोज आपको प्रिंट करना है 1 to 100 की वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे असाइन कर दो 1, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा कंडीशन यहाँ पे कि वाइल लूप रन करो तब तक जब तक आई की वैल्यू 100 तक नहीं होती, तक, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हो रहा हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे आई की। अब भी वो पार्ट है जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते कि प्लस प्लस करना, मतलब इंक्रीमेंट करना 1 से, आई प्लस प्लस रन, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 to 100 तक हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो चुके। तो प्रिटी सिंपल, मतलब वाइल लूप और ये सारे पार्ट है ना जो हम बेसिकली करते बाकी के लैंग्वेज में वैसे ही सेम है। तो इसमें अलग अभी बचा तो वो सिर्फ है फॉर लूप, ठीक है। वेन कंडीशन तो हमने चेक कर लिया कि स्विच केस के टाइम यूज करते हैं। वाइल हो गया, डू वाइल भी सेम तरीके से, पहले डू लिखने का, फिर हमें जो चाहिए वो एग्जीक्यूट करने का और फिर वाइल कंडीशन डालने का। इसका डिफरेंस क्या है, पहले वाइल वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर उसके अंदर जो है अगर मैच करे तो फिर वो प्रिंट करता है। डू वाइल में वैसा नहीं है, डू वाइल में पहले जो अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है कि है या नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं एरे और फिर फॉर लूप और फिर रेंज की तरफ। तो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोटलिन में, क्योंकि ये आपको अलग लग सकते हैं अगर आप स्विच कर रहे हो किसी और लैंग्वेज से कोटलिन में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम अब हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद डायरेक्ट लास्ट पॉइंट है और फिर हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो रहा है कोटलिन का।
तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो चैट में डाल सकते हो, और शुड आई मूव अहेड? अच्छा ठीक है। सो एरे इनिशियलाइजेशन एंड फॉर लूप भी देखेंगे और रेंज भी। तो सी में हम एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर एरे का वेरिएबल, फिर ये साइज के लिए रहता, और फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे वैल्यू स्टोर करते। अभी एरे क्या रहता है, एक एरे डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सेम टाइप के डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीपल डेटा, ठीक है, एट अ सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे यूज करते। सिमिलरली हमें एरे अगर कोटलिन में यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, वेरिएबल, ठीक है, फिर जो हमारा नाम है एरे का वो, फिर डायरेक्टली असाइन कर देंगे एरे ऑफ फंक्शन यूज करके, एरे ऑफ मेथड, ठीक है, हाँ सॉरी। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली हमारे वैल्यूज डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो आप, किधर भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है कि हमें एरे स्ट्रिंग का चाहिए या फिर वेरिएबल का चाहिए। कोटलिन हमें फैसिलिटी कर देता है कि आप जो डाल रहे हो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एज अ, उसके हिसाब से वो कंसिडर कर लेता है कि वेदर वो स्ट्रिंग है या फिर कोई और डेटा टाइप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं कोटलिन सपोज, और फिर पाइथन और जावा। अभी हमारे पास 3 वैल्यू हो चुके हैं एरे में, ठीक है। सिमिलरली हमें कोटलिन में एक और फंक्शन है, मतलब क्या बोलते हैं, डेटा टाइप जो हमें यूज करना है, लिस्ट, लिस्ट बोल के, ठीक है। तो वो वेर लैंड और फिर लिस्ट ऑफ, और उसके अंदर भी हम सेम टाइप से वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, सपोज 1 2 3 4, और हम ये प्रिंट कर लेते रन। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो कलेक्शन था तो हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। तो अभी हमें एरे को भी प्रिंट करना है। तो एरे के जो वैल्यूज है वो हम ऐसे एक एक करके भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज डॉट गेट, अभी एरे का जो स्टार्टिंग रहता वो 0 इंडेक्स से चालू होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डालते समय चेक करना है कि वेदर कौन से पोजीशन का हमें चाहिए। रन करो, ठीक है, एटलीस्ट आई थिंक अनसॉल्व लैंग्वेज और रेफरेंस लैंग्वेज। तो इसको हम डिक्लेयर कर देते एज अ स्ट्रिंग में, और फिर ये वैल्यू हम डॉट गेट, और यहाँ पे इंडेक्स डाल देते हैं 0, और सपोज, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने डायरेक्टली डेटा टाइप इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्टली स्ट्रिंग मेथड। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते इंट, तो यहाँ पे एरर देगा कि टाइप मिसमैच। तो हमने जो अंदर डेटा डाला है वो डाला है हमने स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है हमने इंटीजर टाइप का। तो ये वाला पार्ट एरे को कैसे डेटा टाइप असाइन करते, ठीक है, स्ट्रिंग। अब भी बचा फॉर लूप। फॉर लूप ये कोटलिन में सबसे अलग है। हम सी में कैसे कर देते, जैसे वाइल लूप में कंडीशन डाल रहे कि आई इज लेस देन और ग्रेटर देन, ये कंडीशन डाल के चेक करे, वैसे फॉर लूप में नहीं होता। फॉर लूप अगर कोटलिन में हम चेक करें तो वहां पे मस्ट है कि आपके पास इन ऑपरेटर रहना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑपरेटर मैंने जो कहा था कि यहाँ पे है, किधर ये ऑपरेटर का, ये ना, ये जो इन ऑपरेटर है ये फॉर लूप में यूज होता है, ठीक है। और फिर फॉर लूप का सिंटैक्स के हिसाब से इन के बाद आता है कलेक्शन। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आइटम, फिर आएगा इन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद आएगा कलेक्शन। अभी कलेक्शन क्या है, कलेक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये लिस्ट है जिसमें मल्टीपल कलेक्शन डेटा है, हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। नहीं तो एरे भी हो सकता, ठीक है, या फिर मैप्स की वैल्यू हो सकती, हैश मैप्स,
ठीक है। वो भी ऐसे बहुत सारे टाइप की जो एक कलेक्शन रहता वो यहाँ पे रह सकता, नहीं तो एक रेंज, ये वाला पार्ट है ना रेंज, तो ये भी इधर रह सकता। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कलेक्शन है उसको कैसे प्रिंट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में रेंज क्या है जो हमें कोटली ने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि हम फॉर लूप में चेक कर रहे हैं कि आई जो स्टेटमेंट है वो चेक करो इस कलेक्शन के अंदर। अभी कलेक्शन हमारा तैयार है पहले से, लैंग्वेज। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करेंगे आई। तो आप देख सकते हो, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है इसको, ये फॉर लूप में प्रिंट हो चुका है हमारे लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस जो जो थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमने क्या क्या यूज किया, एक वेरिएबल और फिर इन ऑपरेटर और उसके बाद कलेक्शन का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये सेम हो गया हमारा फॉर लूप। तो अगर कलेक्शन के बजाय आपको रेंज यूज करनी है तो मैं आपको रेंज, अभी रेंज एक्सप्लेन कर दूँ। अभी रेंज क्या है कि कोटलिन ने हमें पहले से ही एक रेंज क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो सपोज आपको रेंज क्रिएट करनी है 1 डबल डॉट 5। इसका मतलब क्या है कि हम वाइल लूप में कैसे चेक कर रहे थे कि हमें 1 to 100 की वैल्यू चाहिए, तो वैसे ही हमें वहां पे कंडीशन डालने की बजाय हम डायरेक्टली रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि 1 to 5 तक। ठीक है, तब अब ये तक है ना बीच वाला, तो ये 2 डॉट से हम दिखाई देंगे, मतलब एक्सप्लेन बोलेंगे कि फर्स्ट वैल्यू देन डबल डॉट फिर लास्ट वैल्यू। अब ये रन करेंगे हम, आप देख सकते हो 1 to 5 तक की वैल्यू आ चुकी है। ये हो गया हमारा रेंज। रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 2 डॉट देके बीच में। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज ई, फिर आ गया ए, तो हम चेक करें कि ए से ई के बीच का जो सारा रेंज है वो प्रिंट करो। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हो गया प्रिंट। अभी रेंज के भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर आपको यही फंक्शन आपको अगर 1 to 5 अगर रिवर्सली प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे कि 5 देन डाउन टू, और फिर उसके बाद होगा 1, रन, ये हो गया आपका एग्जीक्यूट 5 to 1 तक। तो आप यहाँ पे आगे कंडीशन चेक भी कर सकते हो कि सपोज आई की वैल्यू है वो पहले से आसान कर दो, चेक कर लो कि मिल रही है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में रेंज में, तो चेक कर लो कि ये इस रेंज में है या नहीं। वो अभी कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेंज का। ठीक है, तो रेंज में हमने क्या क्या देखा, रेंज कैसे क्रिएट करते हैं, फिर रेंज के जो दो फंक्शन हैं वो भी। अभी रेंज को हम डायरेक्टली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं 2 डॉट से, नहीं तो एक मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं 1। ठीक है, उसके बाद डॉट और रेंज 2, रेंज 2, और यहाँ पे हम हमारी फाइनल वैल्यू 2, और हमारी फाइनल वैल्यू हम दे देंगे, और फिर प्रिंट। अभी हो गया 1 to 10 तक सारे वैल्यू प्रिंट। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि रेंज किस लिए यूज करते हैं, किस लिए, मतलब आपको सिंपली, मतलब आपका काम थोड़ा सा आसान करने का ट्राई किया है कोटलिन ने। तो ये रेंज आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। फिर ये इन ऑपरेटर, फॉर लूप का एक कंडीशन हमेशा याद रखो, फॉर लूप यूज करते समय कोटलिन में इन ऑपरेटर मस्ट रहना चाहिए। फॉर लूप इसी फॉर्मेट में होगा, ये छोड़ के और किसी भी फॉर्मेट में आपको कोटलिन में फॉर लूप नहीं दिखेगा। ठीक है, और तो ये पार्ट समझ में आया क्या, तो हम लास्ट पार्ट पे मूव कर सकते हैं। तो एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? हेलो, एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है, और सो कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँ नेहा, मतलब ये रेंज वाला करूँ या फिर फॉर लूप पूरा करूँ, या फिर वो एरे कोड कैसे डिक्लेराइज करना है वो करूँ? फॉर लूप वाला पार्ट, ओके ठीक है। सो हम बेसिकली, आप अगर कंपेयर करोगे इसमें, ये सॉरी यूजर इनपुट है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर सी में चेक करोगे आप तो कैसे होता, फॉर लूप लिखते आप इंटीजर आई,
ठीक है, और फिर आई इज ग्रेटर देन सपोज 100, और फिर यहाँ पे कंडीशन देते आई प्लस प्लस, और डायरेक्टली आप प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता कोटलिन में। तो ये जो आपका पार्ट है कि 1 से 100 तक का प्रिंट करो, तो वो ऑलरेडी आपको रेंज के थ्रू कोटलिन में इजी कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ बचा है पार्ट, वो क्या है कि फॉर लूप इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप रेंज यूज कर रहे हो तो वहां पे वो रेंज में से वैल्यू फाइंड करने के लिए, नहीं तो प्रिंट करने के लिए एक ऑपरेटर भी चाहिए। वो ऑपरेटर का पार्ट है इन। अगर आप यहाँ पे ऑपरेटर देखोगे तो आप यहाँ पे डाल रहे हो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि मतलब प्लस प्लस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आप डायरेक्टली इन डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करिए आई वैल्यू। तो आपको आई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आइटम का वेरिएबल डाल दो, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फिर इन फंक्शन अपना इन ऑपरेटर, और फिर रेंज डिफाइन कर दो। अभी आप एक तो यहाँ पे कलेक्शन दे दो, मतलब कलेक्शन मतलब ये जो बहुत सारे डेटा वैल्यूज है ना, हम एक स्टोर मतलब एक वेरिएबल के अंदर जब स्टोर करते हैं तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैन है, और लैन में हमने ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 वैल्यूज है वो एट ए टाइम इस लैन वेरिएबल के अंदर स्टोर किए। ठीक है, तो वो ये हो गया कलेक्शन। हम फॉर लूप से अभी कलेक्शन भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो रेंज भी प्रिंट कर सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मेट है ये वाला 1 डॉट रेंज 2, और फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू होगी असेंडिंग, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक वैल्यू जाएगी। अब ये हो गया मेथड के थ्रू। अगर आपको डायरेक्टली असाइन करना है तो आपको 2 डॉट और फिर लास्ट में हम आपकी जो लास्ट वैल्यू चाहिए वो डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 to 10 तक आपकी रेंज क्रिएट हो चुकी है, तो वो हम अभी प्रिंट करेंगे। ठीक है, आई के थ्रू, तो वो आपको 1 to 10 तक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। अभी वैसे ही अगर रेंज सिर्फ इसके लिए नहीं है, मतलब वैल्यू नंबर्स के लिए नहीं है, आप रेंज एक कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी 26 लेटर से ना क्या बोलते हैं उसको अपने एबीसीडी में। ठीक है, तो आपको वो भी चाहिए अल्फाबेटिकली उसका रेंज क्रिएट करना है, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू दे दो कोई भी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से देता हूँ बी, नहीं तो डी, और फिर यहाँ पे देता हूँ जेड। ठीक है, और फिर हम कर देंगे रन, तो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होगा डी और लास्ट होगा जेड। तो एक और कि सपोज आपको ऐसे भी प्रोग्राम रहते हैं कि वन स्किप करके वन डालना है। ठीक है, तो वो वाला भी पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम आप यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप मेथड डाल दोगे, और फिर यहाँ पे आप एक वैल्यू डाल दोगे, मतलब नंबर। तो इसका मतलब क्या है, आप दो ये होने के बाद स्किप करोगे एक वैल्यू। रन करके दिखाता हूँ, देखो डी, ई नहीं है, ई स्किप हो गया, एफ, जी स्किप हो गया, एच, आई स्किप हो गया, फिर जे। तो ये स्टेप का काम है वैसे उस टाइम पे कुछ। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट है, मतलब आपको सी और सी प्लस प्लस में लॉजिक लगा के खुद से बनाना पड़ता था। अभी वो ऐसा थोड़ा सा काम आसान कर दिया आपको रेंज डिफाइन करके। और अभी ये हो गया रेंज का। तो हमने ऊपर कलेक्शन डिफाइन कर दिया, लैंग्वेज और लैन। तो हम डायरेक्टली ये भी प्रिंट कर सकते हैं कलेक्शन इसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। 1 2 3 4 ये हमारे हो गए कलेक्शन लैन वाले। और इसके अलावा हम अगर डाल दे लैंग्वेज, तो ये हो गए हमारे एरे वाले पार्ट। ठीक है, तो फॉर लूप इसी के लिए यूज करते हैं बेसिकली, इन ऑपरेटर यूज करके कलेक्शन के लिए, नहीं तो रेंज के लिए। इतना ही है। आई होप क्लियर हो चुका होगा पार्ट। नेहा? यस, ओके। सो हाँ, अभी लास्ट जो पार्ट है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं कि यूजर से इनपुट लेने का, मतलब हम एडिशन करते दो इसकी, और ए की और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट करके लेते हैं, और फिर उसका एडिशन करके दिखाते हैं। तो ये सारा पार्ट हम करते हैं, लेकिन अभी वो पार्ट हम कोटली से कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप जावा बैकग्राउंड से, तो आपको आइडिया होगा कि जावा में आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हो। आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्कैनर क्लास यूज करना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपका जो वेरिएबल है उसमें हम यूजर से इनपुट स्टोर करके लेते हैं। अब ये एस से आपका स्कैनर का वेरिएबल डॉट ये जो मेथड है नेक्स्ट इंट, इसका मतलब क्या है, हम जो यूजर से इनपुट लेने वाले वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा, मतलब कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग में नहीं अलाउ करते। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट हो गया जावा के थ्रू इनपुट लेने का। वही सेम पार्ट अगर हमें कोटलिन के थ्रू करना है तो वैसे ही करना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे आसान नहीं कर सकते। आसान करने के लिए मैंने सिखाया कि एक्चुअली आसान कैसे करते हैं, एक तो वैल नहीं तो वैर से, ठीक है। तो हम आसान करेंगे वैल के थ्रू। वैल सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे, स्कैनर क्लास का, ठीक है। और फिर सेम टाइप में अगर अभी सीन क्या है कि हम यहाँ पे ऑनलाइन कोटलिन कंपाइलर पे ट्राई करें तो इसके लिए ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अलग आईडी है, मतलब सपोज विजुअल स्टूडियो या फिर जिसमें कोटलिन का कंपाइलर है प्री बिल्ड, तो वो आपको रन करके देगा, मतलब यूजर से इनपुट करके। तो अभी इसका आउटपुट तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि यूजर से इनपुट कैसे ले तो कोटलिन में, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो सिमिलरली लाइक जावा। नहीं तो एक और सिंपल मेथड है कोटलिन में कि सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करो, ठीक है। और फिर उसके आगे मेथड लिख लो कि रीड लाइन, ठीक है। तो वो अपने आप रीड कर लेगा, मतलब तुम ये फंक्शन यूज करने के बाद वो यूजर से इनपुट लेगा। तो यूजर सपोज उसने स्ट्रिंग भी डाला नहीं तो इंटीजर भी डाला, तो वो अपने आप से इनपुट ले लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये मतलब आसान पार्ट है कोटलिन का। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपके पास अगर अलग आईडी है तो ये वाला पार्ट, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप ये करते हो। आई थिंक अभी सिर्फ बचा हुआ पार्ट मैंने वो इन ऑपरेटर पे बोल दिया। अभी जो एक्चुअली में जो मैं बताना भूल गया वो वाला पार्ट है नल ऑपरेटर का, मतलब नल वैल्यू स्टोर करने का, ठीक है। तो सी सी प्लस प्लस या फिर जावा में आप डायरेक्टली वैल्यू को नल ऐसे असाइन कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीजर की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं नल जावा सी और सी प्लस प्लस में, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे रन करोगे तो आपको एरर दिखाएगा कि नल कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ नॉन नल टाइप फंक्शन। तो ये जो ए वेरिएबल है इसको नल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, वो है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। अगर आपने ऐसा ये यूज किया तो फिर आपका जो ए वेरिएबल है वो एक्चुअली में नल वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। रन। अब आप देख सकते हैं कि नल वैल्यू स्टोर हो चुके ए में, हम प्रिंट ए कर रहे हैं। सपोज फिर से हमने ही निकाल दिया और फिर रन किया तो फिर एरर आएगा, ठीक है। तो इतने जो कॉमन पार्ट है, मतलब आपको कोटलिन में स्विच करने वक्त याद रखने चाहिए, वो इतने ही पार्ट है। आई होप कि इससे आपकी आइडिया क्लियर हो गई होगी कि मतलब कोटलिन आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इफ़ इन केस एनी डाउट, ये जो आज का सेशन था कोटलिन में, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। नहीं तो जो लास्ट वाला पार्ट है क्या बोलते हैं उसको, क्विज का, तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और अगर कोटलिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक डाल दिए ट्यूटोरियल पॉइंट से, वहाँ से आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो इफ़ इन केस आपको कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पे है आपके हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल माई पार्ट फॉर टुडे, एंड नाउ हर्ष आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। Thanks a lot, Tejas. That was really informative session. Now I know that you might have tried it all this stuff, but even then it did not work for you, and you are getting frustrated. Don't worry. We will discuss the answers of the quiz as asked by many of us and many of you. Even then, we are discussing the answer. I strongly recommend that you should not just copy paste the answers. We believe here that self study is the best study, and so we recommend that you should go through the quiz by yourself only after completing the study module throughout. So now, if you are seriously frustrated and not getting your answers, then hang on for the spoiler. Tejas will explain you the quiz and their respective solutions. And don't worry, we also will be explaining the trick questions which got into your head. We will now be going through all the questions. Currently, we will only iterate through the asked questions. If you feel that any question is not present and you want the solution desperately, then you can ask us in the chat. Over to you, Tejas.
Thank you, Harsh. So my name is Tejas, and I'll help you through the quiz today. We'll go through the two units as displayed on your screen: the Kotlin basis for Android and the layouts. So going through the first unit, there are four modules. As you can see, we'll go through each module and its quiz. The first module, Introduction to Kotlin. See, these are the concepts that will be taught. I highly recommend that you read and uh, do those course before going through the quiz. Now let's get to the quiz. The first question seems easy, so I'll skip it. The second question, which keyword do you use to define function in Kotlin? Well, this is pretty basic. The first option is the correct one. This is a basic OOPS concept, so I don't think it requires any more explanation. Then we'll move on. The third question seems easy, so I'll skip it. See, the fourth and the fifth question, these are basic codes. I'll highly request you to just copy paste those codes in a compiler so you can find the solution by yourself. So we'll skip that as well. Moving on to the sixth question, which of these options correctly calls the function below and passes it valid inputs argument? So as you can see, the name and the location are given string data type and age is given an int data type. So it's a basic concept that string has quotations around it and int doesn't. So the first option, as you can see, has quotations around string and not int, which is the correct option. The other three you can see has either quotation around int or does not have a quotation around string. So yeah, the first is the correct option. So we'll move on to the second module. It's the create your first Android app. So we'll go through the quiz. So the first question seems pretty easy. You can simply Google it to find out. So we'll skip it. The second question, which of the following are advantages of using Android Studio? The first option, it can help prevent typos and other mistakes in your code. Yes, that is true. The second option, it comes with a virtual device called as emulator, which can run your app. True, if you have downloaded Android Studio on a laptop, there's an option where you can run your apps and see how it works on a virtual device, which is the second point which has been explained. The third, it can show real-time preview of how your app will look on screen while you code. It's a same as that of a second option, so that is correct as well. And the third, it can automatically translate your app into different languages. That is wrong. So the first, second, and third are the correct options. Moving on. The third option seems pretty easy. Third question seems pretty easy, so I'll skip it. The fourth question. What is the purpose of using virtual device emulator in Android Studio? So again, a similar question, and the correct option is the third, to test your app without having physical device. That's the main core motto of having an emulator in your device. The fifth question seems easy, so we'll skip it. The sixth question, how do you create a new project in Android Studio? If you have all been through our first session on Android, our other host had showed you the whole process of downloading Android Studio, opening a project, and few basics of Android Studio. So this is pretty easy. The correct option is fifth, in case you needed to know, but it seems very easy. So yeah, moving on to the next module. It's build a basic layout. So how your layout of your app has to be. This module will help you study that. See, so the first question, which of the following elements is considered a view in an Android app? So an image, obviously a very
average app has to have an image, a button, a text at least. So I feel the correct option here is all of these. It has to have all of these things, even if it is a very average app. The second question seems easy, so we'll skip it. So is the third one, I feel. So we'll skip it as well. So moving on to the fourth question, which of the following are attributes in Android? So text, yes, this is an attribute. Text size, yes it is. Text use, no it is not. Text color, yes it is. See, this is a pretty basic conceptual question. So if you go through the module completely, you can easily answer these questions. These are not very difficult ones that you can't understand. So fifth and sixth seems pretty easy. So we'll skip that as well. The seventh one, what is the purpose of activity main .xml file in your project you created? So if you have ever done any project in Android Studio through Java or Kotlin, you can see there's a UI which is XML and there is backend which is Java or Kotlin. So this is activity XML is the UI and what's its purpose. So basic, it's the fourth option. It describes the layout of the view groups and views for a screen. So it pretty much gives us a decent idea how our features are gonna look on an app, and we can see it virtually as well. So yeah, the eighth question is pretty easy, so we'll skip that as well. So we'll move on to our fourth module, the last one of this unit. Add a button to an app. Button, a very easy but important factor which every app has to have. So moving on to the quiz. The first question is a very easy, so we'll skip it. So is the second. Third is easy as well, and fourth is a basic true or false, so we'll skip that as well. So fifth question, which of the following is not a way of creating a comment in Kotlin? So yeah, so the correct option is the third and the fourth. You might get easily confused because different languages have different representations of their comments. So keep that in mind and make sure you don't get confused in them. The sixth question, which of the following statements about the conditional statement is true? The first option, the conditional statement is a way for you to set up a condition that ensures the code following it is only executed if condition is met. So it is a basic if else when kind of conditions which Tejas has explained you earlier in the session. So I don't feel this requires any more explanation than it has described in the option itself. Second, a conditional statement does not require any keywords. It's wrong. It requires if, else. These are the keywords. Uh, a conditional statement should only be used with integer as input. That is wrong. We can use float, any type of different data types as well. So that is wrong. Fourth, a conditional statement can be used within function to return output based on condition defined in that function. True that. So the sixth has first and the fourth as their correct option. The seventh seems very easy, so uh, the same concept on comment, so you can solve that as well. The eighth question, which of the following are Kotlin data types? So yeah, this is a pretty conceptual question as well. Int range, yes. Num, no. Int, yes. Boolean, yes. So again, a very easy question, and I feel Tejas has covered almost all of those in the session earlier. So yeah, moving on to the ninth question. Which of the following are valid keywords used in conditional statements in Kotlin? Well, we have seen if else in this session as well, and there is when as well. So these are the correct options. So we'll move on to our second unit. It has two modules: get user input in an app and display a scrollable list. So we'll go through both those modules. So this is the first module's quiz.
get an user input in an app. So let's go through the quiz now. So first question, which of the following is true about inheritance? So inheritance, a pretty basic core member of OOPS. So everyone here is a computer engineer pursuing computer engineering. So everyone has to know about OOPS and everything. So this is a pretty easy question. So moving through the options, class inheritance lets you reuse code and makes your program easier to maintain. True that. Properties and functions of parent class are available to the child class. That's the core objectives of inheritance. You can define additional properties and functions that are specific to subclasses. Yes. You can override class members in subclasses. Yes. You can modify in your subclasses as well. So the correct option seems all of these. Moving on to the next question. This seems pretty easy, so we'll skip it. The third question is a fill in the blank. The dash is called when you create an instance of class. Pretty basic and conceptual. The answer is constructor. So a pretty easy question. So moving on to a fourth question. How do you mark a property to be used only inside the current class? So this is a concept based on access specifiers, which are public, private, protected. Everyone has to know these concepts. Public gives you access to everything, and private keeps only inside the current class. So the third option is the correct by using the private keyword. Moving on to our next question. The fifth question seems pretty easy. I highly request you to understand line by line so you can understand the concepts very well. So the sixth question, which lines of the XML code will produce an error? So we'll move through our options. Line 1, missing closing tag after text view, sorry. So that's a wrong statement because it does have it. So moving on to our next option. Line number 3, missing is equal to symbol after Android layout height attribute. Oh yes, it does miss the is equal to sign. You can see in the second line it does have is equal to, but in a third line it does not. So yes, the second option seems to produce an error. The third option, line 4, Android padding attribute does not exist for a text view. That is absolutely wrong. It does exist. The line number 5, use @str title to refer a string resource. That is wrong as well. Line number 6, missing quotations around the attribute value 18 sp. Yes, it does miss the quotations that are required in Kotlin. So moving on to us next question. This seems pretty, 7th, 8th seems pretty easy, so we'll skip it for now. 9th seems easy as well. So moving on to our 10th question. Why use material components for Android library? The first option, it provides widgets that follow material design guidelines such as text fields and switches. Yes, that is true. It does provide such features. The second option, it makes your code compile faster. No, that is inappropriate and that's incorrect because it has nothing to do with compiling. The third option, it provides default material themes that you can use directly or extend and then customize. Yes, that's the main objective of it. The fourth option, it automatically suggests ways for your app to look better. No, it has a different features which does not represent for an app to look better. It helps you more quickly build beautiful user experience. True. So yeah, this is the quiz that we have discussed today. I hope you have learned something out of this session, and I
highly suggest that you just don't copy paste the answer, understand the concept. This has to be your last resort, just copy pasting your solutions out of this today's lecture. So thank you again, and back to you, Harsh. Thanks a lot, everyone, for hanging on with us till the end. You all are such a great and patient audience. I would also like to thank Tejas Patil for taking such an informative session and Tejas Shinde for explaining all the answers. Dude, you are a real savior. If you wouldn't have explained the questions, then they would have taken over me. A special thanks to all the DSC core team members for helping at every possible point and making this session a success. For next session, we will be making the Android app project in the next session live over here. If you feel like watching this session again, it will be posted on the YouTube and the link will be provided. On this note, I would like to conclude the session. Thank you so much.